नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास कातिल कौन, पार्ट 4। सब इंस्पेक्टर सावंत मुंबई पहुंचा। माधव निगम का फ्लैट सायन में था, जिस तक पहुंचने में उसे कोई दिक्कत न हुई। उसने कॉल बेल बजाई, कोई जवाब न मिला। उसने देर तक कॉल बेल बजाई और दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाजा खुला। एक अधेड़ औरत चौखट पर प्रकट हुई। उसने संदिग्ध भाव से सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। क्या है? फिर रूखे स्वर में बोली, ये माधव निगम का फ्लैट है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। है तो क्या? तुम कौन हो? मैं हाउसकीपर हूँ। देखो, अगर किराए के लिए आए हो। सावंत बावर्दी नहीं था, इसलिए वो औरत उल्टा सीधा बोल रही थी। मैं किराए के लिए नहीं आया, पर चूनिए ने भेजा है तो उसको बोल दो, साहब अगले हफ्ते सब हिसाब चुकता कर देंगे। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। सावंत ने तत्काल चौखट में अपना पैर फंसाया और सख्ती से बोला, मैं पुलिस से हूँ। सब इंस्पेक्टर विजय राव सावंत नाम है मेरा। आई बात समझ में? ओह, उसने दरवाजे पर से हाथ हटा लिया। तो पहुँच ही गए आखिर। बोले तो, कल्याण वाले मर्डर की वजह से आए हो? मेरे को मालूम था, देर सवेर पुलिस का यहाँ फेरा ज़रूर लगना था। काफ़ी सयानी हो। कैसे मालूम था? मेरे एम्प्लॉयर की वजह से मालूम था। माधव जी कल्याण में थे। मैं पुलिस में होती और माधव जी की मौजूदगी में कत्ल हुआ होता तो मेरा पहला अंदाज़ा यही होता कि उनका कोई मतलब, कोई दखल। लेकिन कत्ल के वक्त वो मौकाए वारदात पर नहीं थे। कहाँ थे? यहाँ तो आए नहीं थे। यहाँ तो कल शक्ल दिखाई थी, यानी वारदात के 2 दिन बाद। ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ आए और तुम्हें खबर ना हो। 5-10 मिनट के लिए आए हों तो हो सकता है, क्योंकि तब मैं मार्केट गई हो सकती हूँ। टिके तो नहीं हो सकता। नाम क्या है तुम्हारा? कृष्णा। अच्छा नाम है। कभी ऐसा हुआ कि माधव जी मुंबई में हों लेकिन यहाँ ना आए हों? कैसे हो सकता है? कहीं और रात गुजारी के लिए रोकड़ा किधर होता है उनके पास? हाथ तंग रहता है उनका? हाँ, बहुत। तुम्हारी पगार भर देते हैं? वो तो ज़रूरी करके भर देते हैं, आखिर मैंने घर की रखवाली करनी होती है। इस मामले में कभी कोताही नहीं हुई? एक आध टेम हुई होती है तो मैं नोटिस देती ना, तब फौरन पगार निकाल कर मेरी हथेली पर रख देते थे। अभी वो कहाँ हैं? मालूम नहीं। लौटेंगे सही? मुंबई में होंगे तो ज़रूर लौटेंगे, क्योंकि रात गुजारी के लिए तो उनका यहाँ आना ज़रूरी है। कुछ काम दाम नहीं करते? कोई पूछे तो लेखक बताते हैं। खर्चा पानी कैसे चलता है? कल्याण में कज़न है ना, अक्सर तो वहाँ पहुँचे रहते हैं उसे निचोड़ने के लिए। तुमने बोला तुम्हें मालूम था कि देर सवेर यहाँ पुलिस का फेरा ज़रूर लगना था। हाँ, बोला तो बराबर। क्यों लगता था? उनका क्या दखल हो सकता है कत्ल में? कोई भी दखल हो सकता है। कोई बोले माधव जी कातिल तो मेरे को कोई हैरानी नहीं होने वाली। कमाल है, उस भीड़ू के मिजाज को कोई नहीं समझ सकता। कुछ ना करे तो उंगली ना हिलाए, करने पर आए तो कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारे साहब के लौटने का इंतज़ार करना चाहूँ तो? भीतर तो मैं नहीं बुला सकती, मैं अकेली औरत हूँ। फिर मालिक का हुक्म होना चाहिए। ओह, अपना फ़ोन नंबर दो, वो आएंगे तो मैं तुम्हें खबर करूँगी। सावंत ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे सौंपा। या एक चांस लो। सावंत की भवें उठी। पिछली सड़क के सिरे पर एक बेवड़ा अड्डा है, जैकब बार नाम है। उनको सूरत से पहचानते हैं? हाँ, तो उधर का चक्कर लगाओ, हो सकता है वो वहाँ हो। वो उनका फेवरेट हिया है? हाँ, तभी तो बोला। ठीक, शुक्रिया। सावंत जैकब बार पहुंचा। माधव निगम वहां था। वो कोने की टेबल पर बैठा विस्की पी रहा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। सावंत उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुरंत माधव के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। अरे एसआई साहब, वो बोला, आप यहाँ? हाँ, सावंत बोला, मैं यहाँ। बैठिए। शुक्रिया। कैसे आए? आपसे मिलने आया। हा हा, जोक मारा। सावंत ने खामखा हंसी में उसका साथ दिया। विस्की पिएंगे? नहीं। कोई और ड्रिंक? नहीं, शुक्रिया। अरे, कंपनी से कुछ तो पी लीजिए। ओके, एक छोटा ड्रिंक। माधव ने उसके लिए ड्रिंक का ऑर्डर किया। चीयर्स, वो विनोदपूर्ण स्वर में बोला। उसका दिल रखने को सावंत ने भी चीयर्स बोला। अच्छा, माधव के स्वर में हैरानी का पुट आया। एसआई साहब, कहीं मेरी ही फिराक में तो मुंबई नहीं आए? यही समझ लीजिए। चलिए, समझ लिया, तो मेरी हाउसकीपर मिली होगी। हाँ,
बहुत बड़बोली है, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोलने लगी थी। जुबान चल जाए तो रुकती नहीं कमबख्त की, ऊपर से बेवड़ी है। जी, कभी भी मेरी वोडका का घूंट लगा लेती है। बोतल से जितनी वोडका निकालती है उतना पानी मिला देती है। समझती है मेरे को पता नहीं चलता। कमाल है, जब मिले थे तब घूंट लगाए तो नहीं थी, लगाए थी तो मुझे खबर नहीं लगी थी। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उनकी माधव से हेलो हेलो होने लगी। साफ जान पड़ता था कि वो माधव के रेगुलर बारमेट थे। ये मेरे फ्रेंड हैं। माधव ने जैसे उस बात की तस्दीक की। यहाँ के रेगुलर हैं, ये आकरे, ये डोंगरे, ये सकलानी, ये भाटी। सावंत ने सहमति में सिर हिला के परिचय स्वीकार किया। और दोस्तों, ये पुलिस ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर सावंत। सावंत बोला। विजय राव सावंत। बॉटम अप्स, सकलानी बोला। अगला राउंड मेरी तरफ से। ओके, निगम जोश से बोला। लेकिन सावंत ने प्रतिरोध करना चाहा। ओ कम ऑन सर, डोंगरे आत्मीयतापूर्ण स्वर में बोला। डोंट बी अ किल जॉय, यू आर बिटवीन फ्रेंड्स, भाटी बोला। जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार, आकरे तरन्नुम में बोला। सबके लिए नए ड्रिंक्स आए, सब ने चीयर्स बोला। फिर रिपीट, उसके बाद फिर रिपीट, साथ में जगमग, हवाओं के हिंडोले, फिर अंधेरा। अगले रोज 10 बजे एक अजनबी बेड में उसकी नींद खुली। उसके कपड़े एक कुर्सी की पीठ पर पड़े थे और उस घड़ी वो सिर्फ एक अंडरवियर में था। देवा देवा। तभी दरवाज़ा खुला और माधव निगम ने भीतर कदम रखा। हेलो, वो मधुर स्वर में बोला। जय हिंद। मैं कहाँ हूँ? सावंत क्षीण स्वर में बोला। मेरे फ्लैट पर। यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं लेके आया ना रात को, याद नहीं क्या? सावंत ने इनकार में सिर हिलाया। तबीयत कैसी है? खराब, अभी ठीक हो जाएगी। ये गोली पकड़ो। क्या है? डिस्प्रिन। और ये गिलास पकड़ो। इसमें क्या है? नींबू पानी। ओह, गोली खाओ, गिलास खाली करो। सावंत ने दोनों काम किए। 2 मिनट बाद ही उसे अपनी तबीयत सुधरती लगी। ये हैंगओवर का मेरा इलाज है, माधव निगम बोला। टॉयलेट, सावंत बोला। वो उधर है ना, अटैच्ड बाथ। लड़खड़ाता सा वो टॉयलेट में गया। 10 मिनट बाद वो वहाँ से बाहर निकला तो निगम को उसने एक कुर्सी पर बैठे पाया। उसने अपने कपड़े पहने। उसके कोट की जेब में एक डायरी थी जिसमें कल्याण के उस मर्डर केस की सारी प्रोग्रेस, सारी केस हिस्ट्री दर्ज थी। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने वो डायरी कोट की बाईं ओर की भीतरी जेब में रखी थी, लेकिन तब वो दाईं ओर की भीतरी जेब में थी। उसने संदिग्ध भाव से निगम की तरफ देखा। डायरी के बारे में सोच रहे हो? निगम सहज भाव से बोला। हाँ, ये डायरी तुम्हारे कोट की जेब से बाहर गिर पड़ी थी। मैं उठाकर यूं ही पन्ने पलटने लगा था, फिर ऐसी दिलचस्पी जागी कि मैं पढ़ने ही लग गया। मुझे नहीं मालूम था कि उस मर्डर केस में कितना ही कुछ ऐसा था जो कि अखबारों तक पहुंचा ही नहीं था। ये नाजायज़ हरकत थी। अरे छोड़ो भी, आपसदारी में जायज़ क्या नाजायज़ क्या। फिर भी मेरी हाउसकीपर ने तुम्हें क्या बताया? ये डायरी में दर्ज नहीं है। लगता है बाद में दर्ज करोगे। और भी कुछ है, सावंत शुष्क स्वर में बोला, जो डायरी में दर्ज नहीं है। क्या? कत्ल वाले दिन कल्याण में आप अपने कज़न के घर से स्टेशन जाने के लिए निकले थे। दमयंती यादव कहती है आपने इमारत से बाहर कदम नहीं रखा था। लिफ्टमैन मानक राव कहता है आप लिफ्ट में सवार नहीं हुए थे। क्या जवाब है आपके पास इन बातों का? है ना? क्या वो औरत अंधी है? वो इमारत के निकास द्वार पर ही टकटकी जमाए रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। कोई खुदा का बंदा मुतवातर ऐसी निगरानी नहीं कर सकता, जबकि निगरानी करना उसका काम भी नहीं। इमारत के निकास द्वार से निकलकर राह लगने में 10 सेकंड लगते हैं। ये कोई मानने की बात है कि 10 सेकंड के लिए भी उसकी निगाह उधर से न भटकी। और लिफ्टमैन का बयान, उसकी बाबत क्या कहते हैं? मैं लिफ्ट में सवार नहीं हुआ था। कोई लिफ्ट में सवार न हो तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो जाता। 10 मंजिल सीढ़ियाँ उतरे? हाँ। वजह? मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जो कि इसी बहाने हो गई। वापसी में भी मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया था ताकि एक्सरसाइज हो जाती। हाँ, वो सीढ़ियाँ हर मंजिल पर फायर एस्केप से कनेक्टेड है। तो आप लिफ्ट में इसलिए सवार न हुए क्योंकि आप लिफ्टमैन को अपनी मूवमेंट का गवाह नहीं बनाना चाहते थे। क्यों भला? क्योंकि आपने फायर एस्केप के रास्ते छत पर
रूफ गार्डन पर जाना था। किस लिए? सोमेश निगम को शूट करने के लिए। मुझे क्या पता बिग ब्रदर छत पर था। जब आप कहीं गए ही नहीं तो पता लगाना क्या मुश्किल काम था। तुम्हारी डायरी के मुताबिक बाजरिया टेलीस्कोप दमयंती जाधव ने कपिल कोठारी को फायर एस्केप पर देखा। उसने मुझे क्यों न देखा? जवाब आप खुद दे चुके हैं। कोई खुदा का बंदा मुतवातर निगरानी नहीं कर सकता। तो बिग ब्रदर का कातिल मैं? क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मकतूल अपनी वसीयत बदल पाता। उसकी मौत की सूरत में वो पुरानी वसीयत वैलिड और इफ़ेक्टिव रहती, जिसके जरिए 100 करोड़ का मालिक जयंत निगम बनने वाला था। जयंत निगम का वारिस बनना आपके लिए भारी फायदे की बात थी। नॉनसेंस। आपकी माली हालत पतली है। आपका कोई प्रत्यक्ष सोर्स ऑफ इनकम नहीं। कुल जहान के आप देनदार हैं। आप इस फ्लैट का किराया नहीं भर सकते। आप पर परचूनिये की उधारी चढ़ी हुई है। कृष्णा ने इतना मुंह फाड़ा। दारू का कोई उधार नहीं करता, लेकिन आपका जैकब बार पर भी क्रेडिट चलता है। कल मेरे सामने बार का मालिक इस बाबत आपको खबरदार करने आया था कि बिल बहुत बढ़ गया था। वो खामोश रहा। आपका कोई आय का साधन है तो यही है कि आप अक्सर अपने कज़न को थूक लगाते हैं, उससे उधार मांगने कल्याण पहुंच जाते हैं। कज़न के 100 करोड़ का मालिक बन जाने का मतलब था आपकी 5 उंगलियां घी में। 100 करोड़ के मालिक की चमड़ी छीलना तो और भी मुफीद काम था आपके लिए। इसलिए मैंने बिग ब्रदर को शूट किया। हाँ, कुछ साबित नहीं कर सकोगे। आपने ये नहीं कहा आप बेगुनाह हैं। आपने कहा पुलिस कुछ साबित नहीं कर सकेगी। फ़र्क है दोनों बातों में। आप इस खामख्याली से मुब्तला है कि आप कत्ल की जिम्मेदारी से बच सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। श्योर। अब कानून ये बोले कि नाश्ते में क्या लेना पसंद करेगा? मैं रुखसत लेना पसंद करूँगा। मर्जी तुम्हारी। वार्निंग है आपको, कहीं गायब होने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि कानून के लंबे हाथ कहीं भी मेरी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। यही समझ लीजिए। समझ लिया। तो मैं मेहमान को गुड बाय बोलूं? सावंत ने उत्तर न दिया। पिछली रात जो उसकी दुर्गति हुई थी, उसकी वजह से उसका मॉरल बहुत डाउन था। रात की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से वो अपने आप से शर्मिंदा था। वो हादसा न हुआ होता तो वो यकीनन और तरह से, खास पुलिसिया तरीके से उस शख्स के साथ पेश आया होता। मैं कहती हूँ कोई भेद है, मीरा खरे बोली। उसके पति राजेश खरे ने अखबार पर से सिर उठाया और बोला, है तो मेरे को क्या? लॉज के रूम का किराया उसने एडवांस में भरा ना, फिर हमें क्या? फिर भी तू कौन, मैं खामखा? उसने तेरी को शिकायत का कोई मौका दिया? वो मीरा लॉज का ऑनर्ड गेस्ट है, पेइंग कस्टमर है। तेरे को उसकी प्राइवेसी की इज्जत रखनी चाहिए। मैं कहती हूँ प्राइवेसी में भेद है। वो स्वाभाविक नहीं है। सारा दिन वो अपने कमरे में बंद रहता है। खंडाला जैसे हिल स्टेशन पर आया है तो सैर करे। वो तो अपना कमरा बंद करके चहलकदमी करता है और पता नहीं क्या बुड़बुड़ करता है। मीरा, तू कान लगाकर सुनती है? तो क्या, ये नाजायज़ हरकत है। मेरे को सस्पेंस है। गुरुवार से वो यहाँ है। एक बार दिन में कमरे से बाहर निकलकर कहीं नहीं गया। रात का राही बना हुआ है। रात के अंधेरे में निकलता है। उसका नाम सुरेश साठे बताता है, लेकिन उसके लगेज पर SS की जगह के लिखा है। ये भी देख लिया? खुद ही दिखाई दे गया। उसको मालूम पड़ गया तो उस पर जासूसी करती है। उसकी गैर हाजिरी में उसके कमरे में घुसती है तो वो तूफान खड़ा कर देगा। फिर भुगतना। वो आ रहा है। बाहर सीढ़ियों पर और फिर लॉबी में कदमों की आहट गूंजी। फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। फिर शांति छा गई। तभी मीरा के मोबाइल की घंटी बजी। मीरा ने कॉल रिसीव की। कुछ क्षण फ़ोन सुना, फिर उठ खड़ी हुई। पति की भवें उठी। डोल्सी बुला रही है। मीरा उठती हुई बोली, हो के आती हूँ। डोल्सी एल्वारेज मीरा लॉज के बाजू में ब्यूटी पार्लर चलाती थी और मीरा की सखी थी। वो ब्यूटी पार्लर में पहुंची। वहां पार्लर के पिछवाड़े में डोल्सी का एक ऑफिस नुमा क्यूबिकल था, जहां की वो मौजूद थी। दोनों में अभिवादनों का आदान प्रदान हुआ। मीरा उसके सामने एक विजिटर चेयर्स पर बैठ गई। वो तुम्हारा मिस्टीरियस लॉजर? डोल्सी बोली। मैं बोली, मेरे को उसका फेस फैमिलियर लगता था। वो फेस मैं कभी बराबर किधर देखा। उस सस्पेंस में आज मालूम मैं क्या किया?
मीरा उत्सुक भाव से बोली। सब पुराना न्यूज़पेपर टटोला, ब्लडी पेज टू पेज ऑब्जर्व किया तो बोले तो जैकपॉट लगा। क्या हुआ? डोल्सी ने मेज की दराज में से एक अखबार निकालकर उसके सामने रखा। देखो, वो विजेता कैसे भाव से बोली। मीरा ने गर्दन आगे निकालकर एक खास तरह से मोड़े गए अखबार पर निगाह डाली तो उसके नेत्र फैले। अखबार पर से उसकी मिस्टीरियस लॉजर की तस्वीर झांक रही थी। साथ में सुर्खी थी, पुलिस को गुमशुदा गवाह कपिल कोठारी की तलाश। कपिल कोठारी? मीरा उत्तेजित भाव से बोली। के वो इनिशियल्स जो उसकी लगेज पर दर्ज है। उसका नाम सुरेश साठे नहीं, कपिल कोठारी है। अभी उसकी खबर पुलिस को देने वाले के लिए कोई रिवॉर्ड है तो माय डियर, याद रखने का कि तुमको उसकी बाबत टिप कौन दिया। क्या कहना चाहती हो? अरे रिवॉर्ड है तो मेरे से शेयर करने का। रात को जब मीरा लॉज खंडाला का मिस्टीरियस लॉजर वापस लौटा तो उसने लॉबी में पुलिस के एक हवलदार को अपना इंतजार करता पाया। एक सिपाही ने उसके पीछे लॉबी में कदम रखा। हवलदार लॉजर के सामने यूं जा खड़ा हुआ जैसे उसका रास्ता रोक रहा हो। फिर बोला, कपिल कोठारी? युवक हड़बड़ाया। उसने व्याकुल भाव से सामने खड़े हवलदार को और पीछे आ खड़े हुए सिपाही को देखा। फिर कठिन स्वर में बोला, हाँ क्या है? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? जाकर पता चलेगा। मैं जाने से इनकार करूं तो मजबूरन हमें आपको गिरफ्तार करके ले जाना पड़ेगा। किस इल्जाम में? पिछले बुधवार कल्याण में हुए सोमेश निगम के कत्ल से रिश्ता होने के इल्जाम में। अगले रोज कपिल कोठारी कल्याण में था, जहां की उसे लोकल पुलिस के हवाले कर दिया गया था और जहां वो हवालात में बंद कर दिया गया था। सुबह 10 बजे उसका पिता सीनियर एडवोकेट दिलीप कोठारी थाने पहुंच गया और अपने पुत्र से मिला। ठीक नहीं हुआ, पिता चिंतित भाव से बोला। मैंने कुछ नहीं किया, कपिल व्यग्र भाव से बोला। ऑनेस्ट डैड, मैंने कुछ नहीं किया। गायब हो जाने की मूर्खता की। हाँ, वो गलती मेरे से हुई। अब वो मूर्खता ही तेरे केस को संगीन बनाए है। कपिल खामोश रहा। अब सब कुछ ठीक से बता मेरे को, कपिल ने बताया। वो चुप हुआ तो पिता बोला, ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है। मैंने डिस्ट्रिक्ट के एसीपी से मुलाकात का टाइम लिया है। एसीपी धर्मेश काशीकर से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी जो कुछ तूने बोला वो सब तेरे को उसके सामने दोहराना होगा। वो एक क्षण ठिठका, फिर बोला, नहीं तू नहीं, तेरी तरफ से मैं ही बात करूं तो ठीक होगा। उसने लॉकअप के बाहर खड़े सिपाही का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तुरंत उन्हें एसीपी धर्मेश काशीकर के ऑफिस में पहुंचाया गया, जहां की उस घड़ी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर दीक्षित भी मौजूद था। प्लीज सिट डाउन, एसीपी बोला। पिता पुत्र 2 विजिटर चेयर्स पर बैठ गए। होदा पहाड़ निकला चूहा, पिता दिलीप कोठारी बोला। जी क्या फरमाया? एसीपी सकपकाया। आप कपिल का बयान सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे। एसीपी साहब, इसकी हरकत अहम काना बराबर है लेकिन मुजरिमाना नहीं है। ये आपका ख्याल है, मैंने इसकी कहानी सुनी है। आप सुनेंगे तो आपका भी यही ख्याल होगा। हम कहानी सुन चुके हैं, इंस्पेक्टर बोला। एसीपी साहब शायद ना सुन चुके हों, इसलिए मैं नहीं समझता कि दोहराने में कोई हर्ज होगा। एसीपी ने सहमति में सिर हिलाया। कपिल, जो लॉकअप में मेरे को बोला वो फिर बोल। कपिल ने आज्ञा का पालन किया। वो खामोश हुआ तो एसीपी ने लंबी हुंकार भरी। ये मेरी बीवी कुमुद का आइडिया था, पिता बोला, कि कपिल को कुछ दिनों के लिए मौकाए वारदात से कल्याण से कहीं दूर चले जाना चाहिए था। उसी ने इसको कलकत्ता भेजने का फैसला किया था, जहां इसकी मौसी रहती है। कपिल हमारी इकलौती औलाद है, इसलिए मेरी बीवी का कपिल के लिए फिक्रमंद होना स्वाभाविक था। बुधवार को कत्ल हुआ। उसी रोज शाम को डिनर के दौरान कपिल ने घोषणा की कि ये निगम परिवार की बड़ी लड़की सोनाली से शादी करना चाहता था। माँ के छक्के छूट गए। इसको कपिल और सोनाली के बीच स्थापित अच्छे ताल्लुकात की खबर थी, लेकिन उसको ये कभी नहीं सूझा था कि दोस्ताना ताल्लुकात कहीं के कहीं पहुंच चुके थे। माँ ने तत्काल विरोध किया, कहा कि कत्ल से बड़ा स्कैंडल उभरा था जिसमें सारी निगम फैमिली लपेटी जा चुकी थी। लिहाजा ऐसे माहौल में उस शादी पर विचार नहीं किया जा सकता था। कपिल को ये बात मंजूर न हुई, लेकिन इसकी माँ भी शादी की मुखालफत की जिद ठाने थी, इसलिए कपिल की एक न चली। आप किसकी तरफ थे? सच पूछें तो मैं कुमुद की, अपनी बीवी की तरफ था।
आई सी। फिर हमने इसको मजबूर किया, जो इसे कहा जाता था ये करे। बहुत तकरार हुई, लेकिन आखिर अगले रोज इसने कलकत्ता जाना मंजूर कर लिया। हमने इसको यही समझाया था कि जब तक ये कलकत्ता से लौटेगा तब तक स्कैंडल पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका होगा और तब शादी पर विचार करना बेहतर होगा। असल में कुमुद का इरादा इसकी गैर हाजिरी में वो किस्सा ही खत्म कर देने का था। उन्हें शादी मंजूर नहीं थी? नहीं। आगे? अगले रोज हमने कपिल को मुंबई के लिए रवाना कर दिया, जहां से कि इसने कलकत्ता की फ्लाइट पकड़नी थी। ये अकेला पड़ा तो इसके ख्याल बदलने लगे। इसे लगने लगा कि माँ बाप के दबाव में आकर जो कुछ वो कर रहा था वो लड़की के साथ, सोनाली के साथ नाइंसाफ़ी थी। ये रास्ते से वापस लौटना चाहता था, लेकिन जानता था कि माँ बाप के आगे इसकी फिर पेश नहीं चलनी थी। ऐसी दुविधा की स्थिति में इसने कलकत्ता जाने की जगह करीब ही कहीं अज्ञातवास का फैसला कर लिया, जहाँ से ये जब ज़रूरत महसूस करता अपनी प्रेमिका के पास कल्याण पहुँच जाता। नतीजतन ये खंडाला पहुँच गया और वहाँ मीरा लॉज में एक कमरा लेकर रहने लगा। पिछले गुरुवार से ये वहाँ था, जबकि पता नहीं कैसे वहाँ पुलिस पहुँच गई और इसे हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद इसे यहाँ की पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिरकार पुलिस को इसकी तलाश थी, इंस्पेक्टर बोला। अखबारों में इस बाबत न्यूज़ तक थी, इसलिए ये नहीं कह सकता कि इसे कुछ मालूम नहीं था। फिर भी ये छुप कर रहता रहा। नादान है, आप इसको बोलने दीजिए। मेरी अपनी प्रॉब्लम थी, कपिल बोला। क्या प्रॉब्लम थी? मैं डरा हुआ था। मुझे अपने आप पर काबू पाने के लिए वक्त चाहिए था। नॉनसेंस। छुपे रहकर तुमने अपने केस को और बिगाड़ लिया। कैसा केस? मेरे पर कैसे कोई केस हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। ऐन कत्ल के वक्त तुम मौकाए वारदात पर देखे गए थे। हमारे पास इस बात का गवाह है, जो कहता है कि बुधवार शाम 5:30 बजे के करीब तुम उस इमारत के फायर एस्केप पर देखे गए थे, जिसके टॉप फ्लोर पर कत्ल हुआ था। फायर एस्केप के ऊपरी सिरे की रेलिंग पर से तुम्हारी उंगलियों के निशान तक बरामद हुए हैं, जिनकी बकायदा शिनाख्त हुई है। मुकर दिखाओ तुम इन बातों से। कपिल खामोश रहा। पनाह मांगती निगाह से उसने अपने पिता की तरफ देखा। क्यों थे तुम फायर एस्केप पर? इंस्पेक्टर पुरजोर लहजे से बोला। क्यों तुम आगे रूफ गार्डन पर भी गए थे, जो कि मौकाए वारदात था? लिफ्ट का सीधा रास्ता छोड़कर क्यों तुम्हें फायर एस्केप नापना कबूल हुआ? जवाब दो। मैं सोनाली से छुपकर मिलना चाहता था। रूफ गार्डन पर? हाँ, तब मुझे उसके वीरान पड़ा होने की उम्मीद थी। सोनाली वहाँ होती, मैं उसे वहाँ बुलाता। कैसे? मोबाइल से फ़ोन लगाता या SMS करता। किया? नहीं। क्यों? गार्डन खाली नहीं था, वहाँ कोई था। किसी की मौजूदगी में मैं वहाँ सोनाली से नहीं मिल सकता था। कौन था? अब आपको मालूम है कौन था। मकतूल? हाँ, उस वक्त आसमान में काले बादल थे, सूरज डूब चुका था, इसलिए वारदात में अंधेरा था। मैं गार्डन के बीच पड़ी कुर्सी के करीब तक पहुंच गया था। तब भी मुझे फौरन एहसास नहीं हुआ था कि उस पर कोई था। मैं ऐन कुर्सी के पीछे पहुंच गया तो मुझे इस बात की खबर लगी। तब मुझे कनपट्टी में सुराग भी दिखाई दिया। मेरे प्राण कांप गए। मैं फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ। नीचे गन पड़ी देखी थी? नहीं, उधर मेरी तवज्जो नहीं गई थी। मेरी तो लाश देखकर ही हालत पतली हो गई थी। उस वक्त टाइम क्या था? टाइम फायर एस्केप पर मैं 5:30 बजे था। तब इत्तेफाक से मेरी अपनी कलाई घड़ी पर निगाह पड़ी थी। तब टाइम 2-3 मिनट बाद का होगा। लेकिन गोली चलने की आवाज़ तो 5:30 पर सुनी गई थी। जी, तुम्हें ज़रूर धोखा हुआ। उस वक्त मुमकिन है सोमेश निगम कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा हो, लेकिन कनपट्टी में गोली का सुराख? उसी की बाबत तो बोला कि तुम्हें धोखा हुआ। गोली 5:38 पर चली थी। कैसे तुमने उसे 5:32 या 5:33 पर मरा देख लिया? कपिल के चेहरे पर गहन उलझन के भाव आए। तुमने जो देखा था गौर से देखा था? नहीं, एक उड़ती निगाह डाली थी। खून दिखाई दिया था? अगर खून था तो मेरी तवज्जो उसकी तरफ नहीं गई थी, लेकिन गोली का सुराग देखा था। मैं तो यही समझता हूँ, देखा था। धोखा हुआ तुम्हें। अब जबकि मेरी बात तथ्यों से मेल नहीं खाती तो धोखा ही हुआ होगा। लड़की मिल जाती तो क्या होता? मैं उससे शादी की बात करता। अगर उसकी हाँ होती तो मैं इस बाबत उसके पिता से बात करके ही जाता।
पिता क्या सोचता इस बारे में कि उसका होने वाला दामाद चोरों की तरह फायर एस्केप के रास्ते ऊपर पहुंचा था? कपिल को जवाब न सूझा। कुछ क्षण खामोशी रही। मेरा बेटा बेगुनाह है। फिर पिता ने खामोशी भंग की। ये हालात के लपेटे में आ गया है, लेकिन बेगुनाह है। आपके अपने कहने के मुताबिक इसकी छत पर मौजूदगी के दौरान तो सोमेश निगम जिंदा था। कनपट्टी की सुराग की बाबत इसे जरूर मुगालता लगा, क्योंकि आप ही कहते हैं कि गोली बाद में 5:38 पर चली। तो एसीपी बोला, तो इसे रिहा कीजिए, ये मर्डर सस्पेक्ट है। इंस्पेक्टर ने प्रतिवाद किया। अब कहाँ मर्डर सस्पेक्ट है? आपने तो खुद ही साफ कर दिया कि इसकी छत पर मौजूदगी के दौरान कत्ल हुआ नहीं हो सकता। फिर भी क्या? फिर भी मैं इसका जामीन बनता हूँ कि ये पुलिस की फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए सदा उपलब्ध रहेगा। जैसे पहले खंडाला में जा छुपा था, अब ऐसा नहीं होगा। ये कल्याण से बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप जब तलब करेंगे ये हाजिर होगा। इंस्पेक्टर ने एसीपी की तरफ देखा। ठीक है, एसीपी निर्णायक भाव से बोला, आप बड़े मकबूल और जिम्मेदार वकील हैं। आपकी जिम्मेदारी पर इसे छोड़ा जाता है। थैंक यू सर। पिता पुत्र रुखसत हो गए। क्या ख्याल है? पीछे एसीपी बोला। लड़का टाइम की बाबत झूठ बोलता हो सकता है। इंस्पेक्टर संजीदगी से बोला, लेकिन गवाह वो औरत, क्या नाम था? दमयंती जाधव। वो भी तो यही टाइम बताती है, 5:30। उससे टाइम देखने में गलती हुई हो सकती है। यानी घातक गोली इसी लड़के ने चलाई? जी हाँ। गन कैसे हाथ में आई? सोनाली ने, होने वाली बीवी ने दी हो सकती है। आखिर दोनों का एक ही इंटरेस्ट था, एक ही गोल था, शादी। जी हाँ, जो कि आम हालत में नहीं हो सकती थी। जी हाँ, बाजरिया कत्ल ससुरा 100 करोड़ का मालिक बन जाता तो फिर शादी में कोई अड़चन ना आती। सर, गुस्ताखी माफ। आपने नाहक जाने दिया उसे। वो लड़का कहीं कुछ छुपाता हो सकता है। मेरे ख्याल से तो उसे खड़काया जाना चाहिए था। 3rd डिग्री? क्यों नहीं? नहीं भाई, वो बड़े वकील का बेटा है, खुद वकील है। उसके साथ जोर जबरदस्ती आजमाना गलत होगा। आप कहते हैं तो मैं कहता हूँ तुम उस पर अपनी तवज्जो बरकरार रखो। ऐसे में कोई नतीजा निकल सकता है। नौजवान है, कोई गलती कर सकता है जो कि हमारे लिए मुफीद हो। नो? यस सर। फिर भी ये न भूलो कि इस केस में सस्पेक्ट्स की भरमार है, लिहाजा किसी खास एक के पीछे पड़ना जब तक कि उसके खिलाफ कोई ठोस अकाट्य सबूत न हो, नादानी है। बात तो आपकी ठीक है सर। घर के कर्ता को देखो, जयंत निगम की ताजी ताजी नौकरी छूटी है। उसकी माली हालत खराब है। उसका भाई उसे अपने विरसे से मुकम्मल तौर पर बेदखल करने की घोषणा कर चुका है। ऐसे में क्या उसको भाई को ऐसा करने से रोकने का ख्याल नहीं आ सकता? वो कहता है कत्ल के वक्त के आसपास वो अपने कमरे में था, लेकिन घर में मौजूद और लोगों में से किसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की। किसी ने उसे अपने कमरे में मौजूद नहीं देखा। क्या पता वो कहाँ था, अपने कमरे में था या रूफ गार्डन पर पहुंचा अपने भाई को शूट कर रहा था। लेकिन गोली चलने की आवाज़ के वक्त वो और लोगों के साथ ड्राइंग रूम में था। अगर अभी यहाँ से गए लड़के कपिल कोठारी के बयान पर यकीन लाओ तो कत्ल उससे पहले हो चुका था। तुम्हारी खुद की तफ्तीश कहती है कि कत्ल कहीं और हुआ था और लाश बाद में रूफ गार्डन में कुर्सी पर शिफ्ट की गई थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि गोली 2 बार चली। पहली बार जब कत्ल हुआ और जबकि वो सुनाई न दी गई, और दूसरी बार गोली ये जाहिर करने के लिए चलाई गई कि कत्ल बाद में हुआ। ये टाइम फैक्टर को उलझाने की हरकत है जिसे किसी ने बाखूबी अंजाम दिया। कहने का मतलब ये है दीक्षित कि किसी के पास गोली चलने के टाइम की एलिबाई होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तब कत्ल नहीं हुआ था, उस गोली से कत्ल नहीं हुआ था। आप ठीक कह रहे हैं। लिहाजा अभी भी कातिल कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें कत्ल के एग्जैक्ट टाइम की खबर नहीं। उस टाइम की खबर हो तो ये नए सिरे से तफ्तीश का मुद्दा होगा कि उस टाइम कौन कहाँ था। मैं इस लाइन पर नए सिरे से काम करूँगा। अच्छा करोगे। देखो, गन पर इंजन ऑयल के दाग धब्बे पाए गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी तवज्जो मंझले लड़के तुषार की ओर गई थी। मकतूल फौरन वहां से कूच कर जाना चाहता था, लेकिन रचना निगम की जिद थी कि अभी वो 2 घंटे और वहीं ठहरे। क्या इस जिद के पीछे कोई भेद हो सकता है?
क्या इससे ये नहीं लगता कि रचना को मालूम था कि मकतूल फौरन चला गया तो हाथ से निकल जाएगा? क्या उसे अटकाने के पीछे यही वजह नहीं थी कि इरादा कत्ल का था? और क्या इस काम को रूफ गार्डन में जाकर मकतूल ने खुद आसान नहीं कर दिया था? लेकिन वो औरत रचना कातिल? फैमिली के लिए, औलाद के लिए, खाविंद के लिए औरत कुछ भी करती है, कत्ल भी क्यों नहीं? अब हाउसकीपर शांता हुआने का ख्याल करो, जो कि 20 साल पुरानी मुलाजिम है, अपने एम्प्लॉयर्स की वफादार है और उस हाउस होल्ड में अपना दर्जा फैमिली मेंबर्स जैसा पाती है। मकतूल को जो साफ साफ नापसंद करती बताई जाती है कि परिवार के किसी काम तो आता नहीं था, आकर सबके सदके लेने लगता था। तुमने खुद मुझे बताया था कि जब मकतूल ने नई वसीयत करने की और जैन निगम को अपने विरसे से बेदखल करने की घोषणा की थी, तब शांता ने भी इस बात का प्रबल विरोध किया था। उसने पुरजोर लहजे से कहा था, तुमने खुद मुझे बताया था कि जिस दौलत को मकतूल चैरिटी के हवाले करना चाहता था, उस पर उसके एम्प्लॉयर का भी हक था। हाउसकीपर होते हुए जो औरत सबके सामने इतना बड़ा बोल सकती थी, वो और क्या नहीं कर सकती थी? मालिक की खातिर, परिवार की खातिर, क्यों नहीं? ऐसे तो कोई भी कातिल हो सकता है। और मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अकेले कपिल कोठारी पर फोकस बनाना ठीक नहीं। उसके खिलाफ काफ़ी कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जो है वो थ्योरी है और थ्योरी की इंटरप्रिटेशन है। कोई अकाट्य सबूत हमारे पास उसके खिलाफ नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह उसके खिलाफ नहीं है। वो तो किसी के भी खिलाफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं। कई बार सर्कमटेंशियल एविडेंस भी बहुत ऊंची आवाज़ में बोलती है। सर, कपिल कोठारी के खिलाफ बोल तो रही है, आप सुन तो रहे हैं। उस पर तवज्जो रखो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसके बयान पर यकीन करके उसको निर्दोष मान लो, लेकिन और सस्पेक्ट्स को भी फोकस से बाहर न जाने दो। मसलन वो हमेशा का मेहमान माधव निगम ही है। उसका रवैया ऐसा है जैसे वो कहते हैं कि कोई मरे चाहे जिसे सुथरा घोल बताशा पिए। वो क्या जानता नहीं था कि अगर मकतूल सच में उसके मेजबान जैन निगम को अपने विरसे से बेदखल कर देता तो सुथरा घोल बताशा पीता न रह पाता। उसका अपना हित इसी में था कि मकतूल की दौलत जैन निगम के ही हाथ लगती। जब उसने ऐसा होने में विघ्न आता देखा तो उसने विघ्न को खत्म कर दिया। क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं जानता कि वारदात के वक्त वो कहाँ था। वो कहता है वो स्टेशन गया था, लेकिन लिफ्टमैन का बयान है कि वो न जाती बार लिफ्ट में सवार हुआ था और न लौटती बार। सर, सब इंस्पेक्टर सावंत कहता है माधव निगम का अभी भी यही दावा है कि वो स्टेशन गया था, लेकिन लिफ्ट में सवार नहीं हुआ था। क्यों? कहता है, अजीब बात कहता है, लेकिन कहता है उसे एक्सरसाइज की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जो कि उसी बहाने हो गई। किस बहाने हो गई? 10 मंजिल सीढ़ियाँ उतरा, 10 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ा। जी हाँ, लेकिन यूं वो फायर एस्केप के रास्ते चुपचाप छत पर पहुंच सकता था और कत्ल कर सकता था। जी हाँ, मुझे 10 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने वाली बात पर यकीन नहीं। वो उम्रदराज आदमी है, चलती लिफ्ट को छोड़ के क्यों इतनी सीढ़ियाँ उतरेगा चढ़ेगा? एक्सरसाइज की ज़रूरत थी तो स्टेशन पैदल चला जाता। तुम इस शख्स की तरफ तवज्जो दो। उसके लिफ्ट में सवार न होने में कोई भेद है, यकीनन कोई भेद है। खास तवज्जो दो इस शख्स की तरफ। वो इमारत में ही कहीं गया था। उसकी मंजिल उस मल्टी स्टोरी इमारत में ही कहीं थी। उसने 1 या 2 मंजिल नीचे उतरना था, इसलिए वो लिफ्ट में सवार न हुआ। 1 या 2 मंजिल नीचे ही उसने कहीं जाना था, इसलिए वो इमारत से बाहर निकलता न देखा गया। ब्रिलियंट थिंकिंग सर। तुम टॉप से 2 मंजिल, बड़ी हद 3 मंजिल नीचे मालूम करो कि वहाँ किसी फ्लैट में कोई ऐसा शख्स रहता है जो कि इस माधव निगम से वाकिफ हो। मैं फ़ौरन ये काम करवाता हूँ। गुड, यू कैन गो नाउ। यस सर, थैंक यू सर। कपिल कोठारी जीजाबाई रोड पहुँचा। उसने जाकर निगम्स के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। शांता ने दरवाज़ा खोला। तुम? कपिल पर निगाह पड़ते ही उसके मुंह से निकला, कल्याण में हो? अब हूँ, कपिल मुस्कुराता हुआ बोला। सोनाली को पता लगेगा तो कितनी खुश होगी। वो घर पर है? हाँ, मैं अभी खबर करती हूँ, तुम भीतर आओ। लंबी डग भरती वो वहाँ से चली गई। कपिल ने भीतर और फिर ड्राइंग रूम में कदम रखा। उसने महसूस किया कि फ्लैट में बड़ा बोझिल सन्नाटा था।
थोड़ी देर बाद सोनाली वहां पहुंची, संजीदा सूरत, पशेमान। कपिल, उसके मुंह से निकला, तुम आज़ाद हो? मैंने तो सुना था तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। मैं ठीक हूँ, आज़ाद हूँ। कहाँ थे? कलकत्ता? नहीं, करीब ही कहीं। तुम्हारी मम्मी तो कहती थी। वो सब छोड़ो, अहम बात यह है कि अब मैं यहाँ हूँ और यहीं रहने वाला हूँ, कहीं नहीं जाने वाला। जानकर खुशी हुई। तुम्हारी मम्मी कितनी फिक्र करती थी तुम्हारी। परेशान हाल यहाँ भी आई थी, कहती थी पता ही नहीं लग रहा था तुम कहाँ हो। अब तो चिंता मिट गई होगी उनकी। हाँ, लेकिन इस वक्त मैं मम्मी की नहीं तुम्हारी बात करना चाहता हूँ। मेरी क्या बात करना चाहते हो? सोनाली, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं? छोड़ो वो बातें। मैं कायर साबित हुआ। माँ ने मजबूर किया चले जाने को। मैं चला गया, तुम्हारा ख्याल न किया। मैं बौखला गया था, मेरी मति मारी गई थी। मैं दिल से कहता हूँ, मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ। जाने दो। नहीं जाने दो। अब मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया है। सोनाली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं यही तुम्हें बताने आया हूँ। अब क्या फ़ायदा? क्या बोला? हालात बहुत बदल गए हैं। गुरुवार को जब तुमने मुझे अपने बंगले के पिछवाड़े के गार्डन में मिलने के लिए बुलाया था और नहीं मिले थे, तब से हालात बहुत बदल गए हैं। हालात भी और ख्यालात भी, जज्बात भी। लेकिन तुम्हारे उस शाम के व्यवहार से साबित हो गया कि जैसा प्यार मैं तुमसे पाना चाहती थी नहीं पा सकी थी। कहते हैं प्यार में दो दिल एक हो जाते हैं, लेकिन उस शाम पता चला कि हम दो ही थे। तुम थे, मैं थी। तुमने बेरुखी दिखाकर मुझे मेरी जात औकात दिखाई। सोनाली, मेरी मजबूरी थी। मैंने किसी मजबूर से प्यार नहीं किया था, मजबूत से प्यार किया था। धोखा हुआ। तुमने हमारे में दुई का भेद पैदा किया, जाहिर किया कि हमारे समाजी रुतबों में इतना फ़र्क था कि मैं तुम्हारे बराबर कहीं नहीं ठहरती थी, इसलिए तुम्हारे काबिल नहीं थी। गुरुवार से आज तुमने शक्ल दिखाई। चाहते तो संपर्क साध सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा न किया क्योंकि ज़रूरी न समझा। सोनाली, मेरे को देर लगी तुम्हें पहचानने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे तुम्हारे से कोई गिला नहीं। तुमने जो किया ठीक किया। जैसा प्यार मुझे चाहिए था वो तुम मुझे न दे सके। अच्छा है, तुमने मुझे मेरी जगह दिखा दी, बीच की उस दूरी को रेखांकित कर दिया जो पहले मुझे दिखाई नहीं देती थी। अच्छा किया, मुझे भ्रम में न रहने दिया। अब हमारे रास्ते अलग हैं, एंड दैट्स फाइनल। जाती हूँ। दृढ़ता से लंबी डग भरती सोनाली ड्राइंग रूम से निकल गई। अगली सुबह जनमत नामक अखबार में रचना ने एक चौंकाने वाली विज्ञप्ति देखी। लिखा था, संतप्त परिवार, अभिशप्त परिवार, मकतूल अंकल का प्रेत जिसका पीछा नहीं छोड़ता। कल के अंक में पढ़िए निगम मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी। सस्पेंस से ओत-प्रोत रहस्य कथा का पहली बार मुकम्मल खुलासा अब आपको जनमत के बुधवार के अंक में पढ़ने को मिलेगा। एक उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री का सचित्र वर्णन पहली बार किसी अखबार में प्रकाशित होगा। एक चौंकाने वाला क्राइम जो मर्डर सस्पेक्ट्स में से ही एक को करोड़पति बना गया। कहते हैं कानून किसी को अपने अपराध से लाभान्वित होने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन क्या निगम मर्डर केस में ऐन इससे उलट हुआ? एक अंदरूनी जानकार की बयान की सचित्र स्टोरी बुधवार के अंक में पढ़िए। अपने प्रति आज ही सुरक्षित कराइए। ये नहीं होना चाहिए। रचना बड़बड़ाई, ये तो ठहरे पानी में पत्थर फेंकने जैसा काम है। क्या नहीं होना चाहिए? शांता जो पास ही खड़ी थी बोली। रचना ने अखबार में से वो पृष्ठ फाड़ लिया और उसे तह करके पास रख लिया। शांता, मेरे को मुंबई जाना है। कब? अभी। तो पीछे सब संभालना और किसी को बोलना नहीं। मैं मुंबई गई। समझ गई? समझ तो गई, लेकिन कुछ नहीं। जो कहा है कर। मुंबई में मैंने एक ही जगह जाना है, जल्दी लौट आऊँगी। ठीक है? आप कहती हैं तो मैं कहती हूँ। ठीक है। माधव निगम थाने में इंस्पेक्टर दीक्षित के सामने पेश हुआ। अच्छा हुआ आप खुद ही कल्याण लौट आए हैं, इंस्पेक्टर बोला, वरना हमें आपको पकड़ मंगवाना पड़ता। जी? वरना हमें आपको पकड़ मंगवाना पड़ता। हाल ही में ऊंचा सुनने लगे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं मुजरिम हूँ? मुजरिम होना ज़रूरी नहीं, मटेरियल विटनेस को भी यूँ तलब किया जा सकता है। कमाल है। ज़रूरत के मुताबिक पुलिस ऐसे कमाल अक्सर करती है। क्या चाहते हैं आप मेरे से? केस को हल करने की दिशा में आपका सहयोग चाहते हैं।
आपको मेरे से नाउम्मीदी न होगी। शुक्रिया, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम कि कत्ल किसने किया। इस जानकारी की हम आपसे उम्मीद भी नहीं करते। आप वही बताइए जो आपको मालूम है। क्या आप कहते हैं कि कत्ल की शाम आप अपने कज़न के फ्लैट से निकले थे तो रेलवे स्टेशन पर गए थे, जहां कि आप मुंबई जाते अपने एक दोस्त से मिलना चाहते थे, लेकिन नहीं मिल पाए थे क्योंकि ट्रेन 4 घंटे लेट थी। जी हाँ। दोस्त का नाम आपने कमल प्रांजपे बताया था। जी हाँ। अब ये भी बताइए वो कहाँ से आ रहा था, उसका उसके मूल स्थान का पता क्या था और मुंबई में वो कहाँ पाया जाता था। आपको उससे क्या काम था? अगर मुलाकात होती तो आप उससे क्या बात करते? मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझता, ये मेरा निजी मामला है। होता, अगरचे कि आपने खुद इसमें घुंडी न डाल दी होती। घुंडी? आप फ्लैट से स्टेशन जाने के लिए निकले, लेकिन इमारत से बाहर कदम रखते न देखे गए। आप लिफ्ट में भी सवार न हुए। या तो दावा कीजिए कि आपको उड़ना आता है, या आप कहीं से भी गायब होकर कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, या इन 2 शंकाओं का समाधान कीजिए। माधव खामोश रहा। आपने मुंबई में मेरे सब इंस्पेक्टर को जो पुड़िया सरकाई थी कि आप लिफ्ट में इसलिए नहीं सवार हुए थे क्योंकि आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, उससे यहाँ परहेज कीजिएगा। वो पुड़िया पहले भी नहीं चली थी, अब भी नहीं चलेगी। अब भी नहीं चलेगी? जी हाँ, इसी वजह से आप यहाँ हैं। पुड़िया चली होती तो यहाँ ना होते। माधव विचलित दिखाई देने लगा, लेकिन फिर बोला, रेल पैसेंजर दोस्त का कत्ल से क्या रिश्ता है? आपको उससे क्या लेना देना है? कत्ल से आपका रिश्ता है, हमने आपसे लेना देना है। मेरा रिश्ता है? आपके पास कत्ल का उद्देश्य है जिसे सब इंस्पेक्टर सावंत मुंबई में आपके सामने रख चुका है। वो झोल झाल उद्देश्य है, और फिर उद्देश्य होने से ही कोई कातिल नहीं हो जाता। उद्देश्य औरों के पास भी है, लेकिन कातिल तो एक ही होगा। और यकीन जानिए, वो मैं नहीं हूँ। आप हमारा यकीन जानिए, आप हैं। कैसे फैसला होगा? कमाल है। जवाब दीजिए। आपका सवाल नाजायज़ है, बेमानी है, शरारती है। स्टेशन कैसे पहुँचे? वापस कैसे लौटे? जाती बार ऑटो किया, वापसी में टैक्सी की। ये बात आपकी तवज्जो में है कि उस ऑटो ड्राइवर को तलाश किया जा सकता है, टैक्सी ड्राइवर को भी तलाश किया जा सकता है। दिस इज़ पुलिस बिजनेस। पुलिस से हर कोई सहयोग करता है। अगर ये स्थापित हुआ कि ऐसा कोई ऑटो वाला है ही नहीं, ऐसा कोई टैक्सी वाला है ही नहीं, तो माधव निगाह चुराने लगा। कल्याण छोटी जगह है, ऑटो टैक्सी वाले यहाँ हजारों की तादाद में नहीं हैं। जो हैं उनको आसानी से चेक किया जा सकता है। हाथ क्या आएगा? देखेंगे। कुछ हाथ नहीं आएगा तो हाथ से जाएगा भी तो नहीं। माधव खामोश रहा। दमयंती जाधव को तो आपने पागल करार दिया, यानी लापरवाह और गैर जिम्मेदार करार दिया। लिफ्टमैन मानक राव की बाबत क्या कहते हैं? यही कि उसकी याददाश्त में लोचा, या फिर किसी वजह से वो झूठ बोल रहा है। बताइए कोई वजह। मैं क्या जानूं? तो और कौन जाने। आप लिफ्टमैन पर झूठा होने का इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी याददाश्त में लोचा बता रहे हैं। ये गंभीर मसला है। आपको अदालत के कटघरे में खड़े होकर शपथ ग्रहण करके बयान देना पड़े तो क्या बयान से यूं पल्ला झाड़ पाएंगे? माधव को जवाब न सूझा। अब जरा सूरत हाल पर निगाह डालिए। पिछले बुधवार को, यानी कत्ल के रोज, आप 4:45 बजे अपने कज़न के फ्लैट से निकले। लिफ्ट से गए या सीढ़ियाँ उतरे या उड़ के गए? आप नीचे पहुँचे, ऑटो पर सवार हुए, स्टेशन पहुँचे, वहाँ से टैक्सी पर वापस लौटे, फ्लैट में वापस पहुँचे। तो तब खून बस होके हटा ही था। वारदात के दौरान 1 घंटा आप फ्लैट से बाहर रहे थे। आपकी गैर हाजिरी में सोमेश निगम का खून हुआ, ठीक? जी हाँ, गैर हाजिरी में बोला मैंने। फिर भी आप कत्ल की हर डिटेल से वाकिफ थे। आपने खुद हैरानी जाहिर करते कहा था कि मरने वाले ने खुद को शूट कर लिया था। कहा था कि उसने गन कनपट्टी से लगाकर घोड़ा खींच दिया था। आपको मालूम था वारदात ऊपर गार्डन में हुई थी। ऐसा क्यों कर हुआ था? उसमें कोई भेद नहीं। मैंने जो कहा था अंदाजन कहा था। ऐसा अंदाजा जैसे हर तीर निशाने पर बैठा हो। इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात है या स्वाभाविक तौर से आप हकीकत से वाकिफ थे? स्वाभाविक तौर से कैसे? आप कातिल हैं, कत्ल आपने किया था, इसी वजह से आपको हर बात की एक्यूरेट जानकारी थी। ये मेरे पर बेजा इल्ज़ाम है।
गन तक आपकी पहुंच थी। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों की राही बने होने की वजह से आप फायर एस्केप के रास्ते बड़ी आसानी से ऊपर रूफ गार्डन में चुपचाप पहुंच सकते थे। उद्देश्य आपके पास था ही, जो सब इंस्पेक्टर सावंत ने पहले ही आपको बताया। यानी आप नहीं चाहते थे कि मकतूल नई वसीयत कर पाता और आपके कज़न को अपने विरसे से बेदखल कर पाता। सब दुरुस्त, लेकिन मैं कातिल नहीं। हम आपके रेल पैसेंजर से मिलना चाहते हैं, आपके अपने हित में कथित कमल परांजपे से मिलना चाहते हैं। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं तो ये कैसे मुमकिन होगा? जो शख्स आपको एलिबाई दे सकता है उसकी बाबत आपको खामोश रहना गलत है, नाजायज़ है। मुझे एलिबाई की ज़रूरत नहीं, खाम ख्याली है आपकी। जब वक्त आएगा। तभी सब इंस्पेक्टर सावंत ने भीतर कदम रखा। उसने इंस्पेक्टर दीक्षित के करीब आकर उसे एक नोट शीट थमाई, जिसके 3/4 भाग पर हाथ की लिखावट थी। इंस्पेक्टर ने गौर से नोट शीट की तहरीर को पढ़ा। आखिर बोला, यहीं बैठो। सब इंस्पेक्टर उनसे परे एक कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? इंस्पेक्टर वापस माधव से संबोधित हुआ। तो आप कह रहे थे जब वक्त आएगा। कौन सा वक्त आएगा? जब आप ही कहेंगे मुझे किसी एलिबाई की ज़रूरत नहीं। वो वक्त आ गया है। जी? नंदिता विनायक इस नाम की किसी महिला से वाकिफ़ हैं? माधव सकपकाया। उसने मुंह बाए इंस्पेक्टर की तरफ देखा। आपके कज़न के फ्लैट वाली इमारत के 8वें माले पर उसका छोटा सा 2 बेडरूम वाला फ्लैट है। 8वां माला बोला मैंने, जहाँ की लिफ्ट का सहारा लिए बिना सीढ़ियों के रास्ते आसानी से पहुँचा जा सकता है। बुधवार को आप अपने कज़न के फ्लैट से निकले थे तो 2 मंजिल नीचे नंदिता विनायक के फ्लैट पर पहुँचे थे। कोई पौना घंटा आप वहाँ ठहरे थे। ये थी आपकी मंजिल और ये है आपकी लिफ्ट ना इस्तेमाल की होने का राज। औरत का मामला है, इसलिए आप असलियत बयान नहीं करना चाहते। इसलिए आप नहीं चाहते कि हम फर्जी रेल पैसेंजर कमल परांजपे से मिले, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। उससे हम कैसे मिल सकते हैं? माधव ने बेचैनी से पहलू बदला। अब बोलिए, क्या आप अब अपने बयान से फिरना चाहते हैं? माधव ने नर्वस भाव से अपने होठों पर जुबान फेरी। आप 8वीं मंजिल के उस फ्लैट के रेगुलर विजिटर हैं। बुधवार शाम पौने घंटे से ज़्यादा आप वहां ठहरे। आपके वापस अपने कज़न के फ्लैट में लौटने तक वहां सोमेश निगम को शूट किया जा चुका था। घातक गोली चलने का एग्जैक्ट टाइम अभी हमें नहीं मालूम। आप वारदात के हर पहलू से अपनी वाकफियत जाहिर करते हैं। आप कत्ल के वक्त के आसपास कहाँ थे, इस बात को राज बनाए हैं। आप कातिल हो सकते हैं क्योंकि आपको अवसर, हथियार, उद्देश्य सब उपलब्ध है। अब बताइए, आप अब क्या कहते हैं? अभी भी आप सच बोलने का इरादा रखते हैं या नहीं? मेरे पास चॉइस है? नहीं। फिर तो बात ही खत्म हो गई। होगी। आप खत्म करेंगे तो खत्म होगी। अगर आप ये बात कबूल नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि वो नंदिता विनायक भी आपके साथ कत्ल के षड्यंत्र में शामिल है। यानी आप तमाम अरसा उसके फ्लैट में ही नहीं थे, ऊपर रूफ गार्डन पर भी थे, जहाँ की आप एक कत्ल को अंजाम दे रहे थे। ये झूठ है। तो सच क्या है? ठीक है, मैं असलियत बयान करने को तैयार हूँ। गुड, आई विल स्पीक द होल ट्रूथ, नथिंग बेटर देन दैट। गुड फॉर यू, गुड फॉर अस। सुनिए, पिछले 2 साल से नंदिता विनायक से मेरा अफेयर है, लेकिन उस फरेबी औरत को मेरे प्यार की कद्र न हुई। वो गोल्ड डिगर और ब्लैकमेलर निकली। हाल में कहने लगी कि वो मेरे से प्रेग्नेंट हो गई थी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था। ये मेरे पर बेजा दबाव बनाने का बहाना था, लेकिन मैं उसे चैलेंज नहीं कर सकता था क्योंकि किसी दूर दराज के चांस से बात सच भी हो सकती थी। मैं बात को टाल भी नहीं सकता था क्योंकि उस बाबत उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। क्या कहती थी? वही जो ऐसी स्थिति में ब्लैकमेलर औरतें कहती हैं। कह देगी कि मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था और अब जिम्मेदारी से भाग रहा था। मैं 54 साल का हूँ। वो ऐसा बकती झकती तो मेरी बहुत बदनामी होती। कज़न के सामने, कज़न के बीवी बच्चों के सामने मेरी छवि धूमिल होती। मेरा मुंह न बनता उनके यहाँ जाकर रहने का। यानी मेरा एक खास हमेशा का आसरा मेरे से छिन जाता, ये जानते हुए भी कि वो प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोलती हो सकती थी। मैंने उसे एबॉर्शन के बारे में बोला। वो बोली अगर उसे अबॉर्शन कराना पड़ा तो फिर हमारे ताल्लुकात ख़त्म होंगे। ताल्लुकात ख़त्म होंगे
तो मुझे इसका खामियाजा भुगतना चाहिए था। क्या उसने मेरे से 10 लाख की मांग की? आप ये मांग पूरी कर सकते थे? नहीं कर सकता था। बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से ये बात मैंने उसे समझाई, लेकिन वो अपनी मॉनेटरी डिमांड से न हिली। कोई लिहाज किया तो बस ये कि 5 लाख पर आ गई। फिर मजबूरन मैंने वो मांग कबूल की। 5 लाख कहाँ से मुहैया किया? मेरे पास कुछ मेल ज्वेलरी थी, 2 अंगूठियाँ, एक गले की जंजीर, एक पेंडेंट, एक आइडेंटिटी ब्रेसलेट। उसे बेचकर मैंने 5 लाख रुपए मुहैया किए, जो कि बुधवार शाम को मैंने नंदिता को सौंपे। एक वकील उस सेटलमेंट का गवाह बना। उसने बकायदा सेटलमेंट का ड्राफ्ट बनाया, जिस पर हम दोनों ने साइन किए, और यूं मेरी जान उस सांसद से निकली। सेटलमेंट के लिए तारीख और टाइम पहले से सेट थे? जी हाँ, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी था। 5 बजे नंदिता के फ्लैट में पहुंचना ज़रूरी था। पौने घंटे के करीब आप वहाँ थे? जी हाँ। बीच में कहीं नहीं गए थे? जा ही नहीं सकता था। जब नंदिता को आप जान गए हैं तो आप उसी से तस्दीक कर सकते हैं। आप वकील से तस्दीक कर सकते हैं। सेटलमेंट की ऐसी तहरीर पर 2 गवाहियों की ज़रूरत होती है। वो गवाहियाँ बाद में वकील ने डलवा दी थी। आपके पास तहरीर की कॉपी है? है। दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूँ, लेकिन वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन है? जी हाँ है, ऐन चौकस है। मैं दिखा दूंगा। जल्दी है तो नंदिता को कहिए अपनी कॉपी दिखाए। वापसी में आप सीधे कज़न के फ्लैट पर पहुंचे? वो सकपकाया। इंस्पेक्टर ने अपलक उसकी तरफ देखा। इतना कुछ सच बोल चुकने के बाद अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इंस्पेक्टर बोला। पुलिस के मालूमात के अपने ज़रिए होते हैं। पुलिस बहुत कुछ जानती होती है, जिसका अंदाज़ा सस्पेक्ट्स को नहीं हो सकता। सो कम क्लीन। नहीं, माधव कठिन स्वर में बोला। क्या नहीं? मैं सीधे कज़न के फ्लैट पर नहीं पहुंचा था। तो कहाँ गए थे? वो क्या है कि जब मैं नंदिनी के फ्लैट से निकला था तो बहुत टेंशन में था, बहुत भन्नाया हुआ था। एक औरत के हाथों मेरी बहुत बड़ी हार हुई थी। मुझे 5 लाख का चूना लगा था। इस वजह से मेरा दिमाग ठिकाने नहीं था। इसी वजह से पता नहीं कब मैं सीढ़ियों की जगह फायर एस्केप पर पहुंच गया, यानी 2 मंजिल ऊपर चढ़ने की जगह 3 मंजिल ऊपर चढ़ गया, यानी रूफ गार्डन पर पहुंच गए। जी हाँ। वहाँ क्या देखा? गार्डन के बीचों बीच पड़ी एक कुर्सी देखी, जिस पर बिग ब्रदर लुढ़का पड़ा था। उसकी टांगे बाहर को फैली हुई थी और सिर पीछे हेड रेस्ट पर टिका हुआ था। उनका वो पोज मुझे बड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने उन्हें आवाज़ दी। जवाब ना मिला तो मैं करीब पहुंचा। तब मुझे घास पर गिरी पड़ी गन दिखाई दी। फिर बिग ब्रदर की दाईं कनपट्टी में छेद दिखाई दिया, जिसमें से खून रिस रहा था। मुझे समझते देर न लगी थी कि क्या हुआ था। मैं सन्नाटे में आ गया। मुझे वहाँ से भाग निकलने में ही अपनी भलाई दिखाई दी। मैं लाश के साथ वहाँ देखा जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। साफ जान पड़ता था कि कत्ल तब बस हो के हटा ही था। कैसे मैं वहाँ टिका रह सकता था? आपको कत्ल की बाबत शोर मचाना चाहिए था। मेरी मजाल नहीं हुई थी। तब मुझे एक ही बात सूझी कि मुझे वहाँ लाश के साथ नहीं देखा जाना चाहिए था। फिर मैं वापस फायर एस्केप की तरफ लपका। मैं दहाने पर पहुंचा तो मुझे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता वकील का छोकरा कपिल कोठारी दिखाई दिया। तत्काल मैं वहां से हट गया और लपक कर उस दरवाजे पर पहुंचा जो गलियारे में ले जाता था। आगे मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में पहुंचा तो संयोग से तब वहां कोई नहीं था। मैं चुपचाप मेन डोर खोलकर फ्लैट से बाहर निकल गया। मैंने पीछे दरवाज़ा भिड़काया तो ऑटोमेटिक लॉकिंग वजह से वो अपने आप बंद हो गया। मैंने कॉल बेल बजाई तो शांता ने आकर दरवाज़ा खोला और मैं भीतर दाखिल हुआ, ये जाहिर करते कि नंदिता के फ्लैट से तभी आप सीधे वहां पहुंचे थे। जी हाँ। आपने छत पर लाश देखी, उसके बाद कपिल कोठारी को फायर एस्केप की सीढ़ियों से ऊपर आता देखा, तो इसका मतलब है वो लड़का तो कातिल नहीं हो सकता, बशर्ते कि वो उसका दूसरा फेरा ना होता। दूसरा फेरा? कत्ल के बाद किसी वजह से उसे लौटना पड़ा हो सकता है। जब आप फायर एस्केप पर थे तो क्या आपने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? गोली चलने की आवाज़? लेकिन कत्ल तो मेरे ख्याल से पहले ही हो चुका था। हमारा अंदाज़ा है कि एक गोली कत्ल के बाद भी चली थी। बाद भी? जी हाँ। वो किस लिए? होगी कोई वजह। आप जवाब दीजिए। आपने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? नहीं, नहीं सुनी थी।
लेकिन गोली 2 बार चली? हाँ। क्यों भला? जब कत्ल हो चुका था तो फिर गोली चलने का क्या मतलब? है कोई मतलब, लेकिन अब यह स्थापित बात है कि गोली 2 बार चली थी। पहली गोली तब चली थी जब कत्ल हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। फिर बाद में दूसरी गोली चली थी जिसकी आवाज़ सबने सुनी थी और सब दौड़कर ऊपर छत पर पहुंचे थे और समझा था कि तभी कत्ल हुआ था। कमाल है। फायर एस्केप पर आपने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन आवाज़ तो सुनी थी। जी हाँ, तब सुनी थी जब मैं सब लोगों के साथ ड्राइंग रूम में था। उस वक्त आपको ये ना सोचा कि उस गोली से कत्ल हुआ नहीं हो सकता था, क्योंकि लाश तो आप पहले ही देख चुके थे? सूझा तो था, तो बोले क्यों नहीं? क्योंकि मैं इन्वॉल्वमेंट से बचना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि यूं मेरे को ही कातिल समझ लिया जाता। खामखा, क्या पता लगता है। बहरहाल मैं लाश के साथ अपनी हाजिरी नहीं लगाना चाहता था। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू, लेकिन उपलब्ध रहिएगा। जी। कहीं खिसक जाने की कोशिश न कीजिएगा। ओ नो, नेवर। जाइए। माधव ने इंस्पेक्टर का अभिवादन किया और वहां से विदा हो गया। पीछे पुलिस अधिकारी अकेले रह गए। फिर सब इंस्पेक्टर सावंत बोला, फायर एस्केप के केस में कोई अहमियत है या नहीं? कैसी अहमियत? इंस्पेक्टर बोला, वो रास्ता रूफ गार्डन पर आवाजाही का खुला दरबार जान पड़ता है। ये बात किसी बाहरी आदमी के कातिल होने की तरफ इशारा करती है, लेकिन बाहरी आदमी वाली थ्योरी पर मुझे एतबार नहीं। कत्ल की टाइमिंग ऐसी परफेक्ट है कि बाहरी आदमी के रोल पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल है। फिर मर्डर स्टोर में हुआ जान पड़ता है, जो कि वॉल्ट की तरह साउंड प्रूफ है। किसी बाहरी आदमी को कैसे स्टोर की या उसकी खूबी की जानकारी हो सकती थी? कैसे किसी बाहरी आदमी को मालूम हो सकता था कि एक खास वक्त पर रूफ गार्डन में मकतूल के अलावा कोई नहीं होने वाला था? भीतरी लोगों में से एक तो बरी हो गया, माधव निगम। हाँ, और उस लड़के कपिल कोठारी को बरी कर गया। कोई परेशानी नहीं, फिर भी हमारे पास अभी बहुत चॉइस हैं। इस केस की ये भी एक खूबी है कि मर्डर सस्पेक्ट्स की इसमें कोई कमी नहीं। अपने किसी फेवरेट सस्पेक्ट का नाम लीजिए। जयंत निगम। तकरीबन वक्त तो ड्राइंग रूम में सबके साथ नहीं था, कहता था अपने बेडरूम में था, लेकिन इस बात की तस्दीक करने वाला कोई नहीं। वो फ्लैट का मालिक था, इसलिए स्टोर की साउंड प्रूफिंग वाली खूबी से वाकिफ था और जानता था कि मर्डर वेपन गन स्टडी में कहाँ पड़ी पाई जाती थी। वसीयत बदले जाने की तलवार खास उसके सिर पर लटक रही थी। मकतूल नई वसीयत करने में कामयाब हो जाता तो वो उसका ऐसा नुकसान होता जो उसे ता जिंदगी सताता। मकतूल को हर हाल में नई वसीयत करने से रोकना उसके और उसके परिवार के भविष्य के लिए ज़रूरी था। वो चुपचाप अपने बेडरूम से निकलकर ऊपर पहुंचा। गन उसने तभी जाकर काबू में की या वो पहले से उसके काबू में थी। उसने किसी बहाने से गार्डन में मौजूद अपने बड़े भाई को स्टोर में बुलाया और वहां उसे शूट कर दिया। फिर लाश को घसीटकर गार्डन की कुर्सी पर डाल दिया और पीछे स्टोर में वहां खून साफ कर दिया, या दूसरा काम पहले किया। फिर वो नीचे जाकर ड्राइंग रूम में मौजूद लोगों में मिल गया। दूसरी गोली बाद में उसी ने चलाई। कोई ऐसा मौका ताड़ कर चलाई जबकि किसी की तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी। सब इंस्पेक्टर का सिर स्वयं सहमति में हिला। रचना जनमत के ऑफिस में पहुंची, जो कि फोर्ट में था। बड़ी मुश्किल से वो संपादक तक पहुंच बना पाई। मेरा नाम रचना निगम है, वो अर्थपूर्ण भाव से बोली। निगम बोला, मैंने कल्याण से आई हूँ। ओह, संपादक बोला, आप कहीं उधर पिछले हफ्ते हुए निगम मर्डर केस से संबंधित तो नहीं? हूँ, सोमेश निगम मेरे जेठ थे। ओह ओह। रचना ने हैंडबैग में से अखबार में से फाड़ा पृष्ठ निकाला और उसे संपादक के सामने फहराया। मैं, वो बोली, आपके आज के अखबार में छपी इस विज्ञप्ति की वजह से यहाँ आई हूँ। अच्छा? जी हाँ, जिस सनसनीखेज लेख की आपने इस विज्ञप्ति में घोषणा की है वो आपको नहीं छापना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। वो लेख तो सेट हो भी चुका है, उसका इतना बड़ा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। पाठकों में उसको लेकर भारी उत्सुकता है, अब उसको नहीं रोका जा सकता। नहीं रोकेंगे तो मैं, निगम परिवार आप पर मानहानि का मुकदमा करेगा। आप लोग ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे। हमने बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझकर वो लेख तैयार किया है। उस बाबत हमने अपने वकीलों से भी मशवरा किया है, जिनकी राय है
कि लेख में ऐसा आपत्तिजनक कुछ नहीं है जिसकी वजह से उस पर रोक लगाई जा सके। हमारे पास हर बात जांची परखी और प्रमाणिक है। आप चाहें तो कल छपने जा रहे लेख की डमी देख सकती हैं। संपादक ने एक ट्रे में से निकालकर अखबार साइज का एक और से छपा एक पृष्ठ उसके सामने रखा। रचना ने उस पृष्ठ पर निगाह डाली तो पहले से परेशान वो और परेशान हो गई। पृष्ठ पर पूरे परिवार की, घटना स्थल की भी तस्वीरें थी जो उन लोगों ने पता नहीं कब खींच ली थी। उसमें उसके बच्चों की बचपन की तस्वीरें थी और उसकी और उसके पति की एक जवानी की तस्वीर थी। कैसे वो तस्वीरें उनके पास पहुंच सकती थी? वैसी तस्वीरें तो रिश्तेदारों को ही यादगार के तौर पर दी जाती थी। किसने वो अखबार को सौंप दी? तत्काल उसके जहन में बिजली की तरह कोई कौंधा। माधव निगम, उसके बच्चों का फेवरेट अंकल। मैडम, संपादक कह रहा था, आपने देखा ही होगा कि इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं है। ये एक फैमिली लाइफ का रिकॉर्ड है और उस ट्रेजेडी का लेखा जोखा है जो फैमिली को भुगतनी पड़ी। हमने जो जैसा है वैसा चित्रित किया है, कहीं अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया है। लेकिन रचना बोली, जो बात अब खत्म हो चुकी है उसे फिर से उछालने का क्या मतलब? खत्म कहाँ हो चुकी है? केस हल कहाँ हुआ है? कातिल पकड़ा कहाँ गया है? रचना को जवाब न सूझा। अनसुलझे केसों के प्रति पाठकों को हमेशा उत्सुकता होती है और वो तभी शांत होती है जबकि केस हल होता है, कातिल पकड़ा जाता है। यानी जब तक केस हल नहीं होता तब तक वो जिक्र के काबिल है, छपने काबिल है। कत्ल का केस तभी खत्म माना जाता है जबकि कातिल सजा पा जाता है। इसलिए उसकी बाबत पहले कुछ छपना, छपते रहना, बात को उछालना नहीं कहा जा सकता। छपते रहना बोला आपने? जी हाँ। यानी कि अभी और भी छापेंगे? बिला शक। आप एक स्कैंडल को यूं हवा देंगे, एक न्यूज़ को यूं ट्रीट करेंगे। स्कैंडल वो आपके लिए है, पब्लिक के लिए है, हमारे लिए हॉट न्यूज़ है। हम ऐसी न्यूज़ पर निगाह न रखें, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट न दें तो हमारे अखबार की लोकप्रियता के घटने का अंदेशा होगा। ये इम्पोर्टेंट केस है, इसको इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट ही मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए एक साहब तो इस केस को बुनियाद बनाकर नॉवल लिख रहे हैं। यानी मैं मर जाऊं, मेरी औलाद जवान से बूढ़ी हो जाए तो भी ये वाकया हमारी फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेगा। हकीकत यही है कि नहीं छोड़ेगा। खुदा ना करे आप मर जाएं तो भी न्यूज़ यही बनेगी कि आप उस हतप्राण व्यक्ति की भाभी थी जिसकी की हत्या का केस कभी हल नहीं हो सका था। आपकी बेटी की शादी होगी तो खबर बनेगी कि वधू सोमेश निगम नाम के उस शख्स की भतीजी थी जिसकी हत्या का केस कभी हल नहीं हो सका था। आपका बेटा, बस कीजिए। ठीक है, बहरहाल कहना मैं ये चाहता था कि इस केस का चर्चा तभी खत्म हो सकता है जबकि कातिल पकड़ा जाए और अपने किए की सख्त सजा पाए। ये साहब जो केस को बुनियाद बनाकर नॉवल लिख रहे हैं, उनका नाम माधव निगम है? हाँ, आपको कैसे मालूम? नमस्ते। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।